निकालकर आपको पुट करना है। सो आई विल सी द नंबर्स हेयर, यहाँ पे 10 है, कोएफिशिएंट ऑफ y एज 10 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर है -6। सो आई विल मेक देम सेम एंड फॉर दैट आई विल मल्टीप्लाई इट विद, मैं दोनों का एलसीएम ले लेती हूँ विच इज 30। 60 भी कर सकते हो कि इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, वो भी होता है। तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ठीक है, जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपको कोएफिशिएंट सेम करना है। सो आई मल्टीप्लाई दिस विद 3 एंड दिस विद 5। तो ये मेरा बन जाएगा 51x प्लस 30y इक्वल टू 354। और यहां पे बन जाएगा 75x माइनस 30y इक्वल टू 150 माइनस, अच्छा ये प्लस तो हमें क्योंकि अब करने की जरूरत ही नहीं है, साइन चेंज, क्योंकि दोनों को जब हमने सॉल्व किया दोनों के साइन जो है वो ऑपोजिट ही है, तो ये कैंसिल हो गया। यहां बन जाएगा 126x और ये आ गया 504 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी 504 बाय 126। तो तू जो अब कह रहा था कि 252 बन रहा है, वो मैंने कॉपी ड्रॉ करी है। हाँ तो कॉपी ड्रॉइंग में आपको ये देखना होगा। अब इसका आंसर आई थिंक x की वैल्यू 4 आएगी कि 6, 4 आएगी। ठीक है, तुमने आंसर बोला था ये x की वैल्यू 4 आ रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 4 आएगा ना, 26 × 4 करोगे तब जाकर 12 4 = 48 होता है। तो देख कहाँ गलती की है अब। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 4, 4 आ रही है सबकी। यहाँ तुमने x की वैल्यू मुझे 6 बताई है तब। क्यों भाई? हाँ, क्या? x की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, अब x की वैल्यू 4 आ गई ना आपके पास, किसी भी इक्वेशन में हमने जो आपको इजी लगता है x की वैल्यू पुट कर दी। तो जब मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ किसी भी एक इक्वेशन में, सो यहां पर पुट किया तो 15 × 4 माइनस 6 × y इक्वल टू 30 माइनस 6y, ये 60 होता है। यहाँ पर -30 आ जाएगा माइनस होकर, ये कैंसिल हो गया। y की वैल्यू तुम्हारी आ रही है 5। तो कहीं ना कहीं तुमने गलती की है, देखो। मैंने पहले भाई की वजह ढूंढी। y की वैल्यू चाहे ढूंढ लो पहले, वो बात नहीं है, पर x की वैल्यू 4 ही आएगी। 4 आ रही है सबकी कि 6 आई थी? 4 आ रही है ना, हाँ तो देखो तुमने गलती कहाँ की है। y की वैल्यू अगर तुमने 5 पुट की है यहाँ पर, सो इट 17x प्लस 50 इक्वल टू 118। 17x यहां से -50 किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 68। तो x की वैल्यू फिर भी 4 ही आएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक की है तो इन चीजों को ठीक करो, बिकॉज हमें थोड़ा सा आगे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ना है, आगे चीजें सीखनी है। ठीक है, तो दिस वन इज डन, एलिमिनेशन मेथड। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, जो कि है 2x माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 5x प्लस 3/4। तो जब भी मैंने आपको कहा था फ्रैक्शंस दिखते हैं किसी एक कोएफिशिएंट में या फिर हमें दोनों कोएफिशिएंट्स में, ठीक है, जब भी फ्रैक्शन दिखते हैं तो ट्रीट इट एज सच। नहीं समझ में आता तो एलसीएम लेकर हम फ्रैक्शंस को खत्म कर दें। तो ये बन जाएगा, यहां पर लिया 8x माइनस वाई इक्वल टू 20 और यहां ले लिया 4x प्लस 3y इक्वल टू -4। ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया। नाउ इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड। या तो x को सेम कर दो, यहाँ पे x के पास 8 है, यहाँ पे 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। या फिर y को सेम कर दो, यहाँ पे y के पास -1 है, यहाँ +3 है। समझ में आ गया इतना? तो मैंने क्या किया, y को सेम करना है या x को, दैट्स माय कॉल। मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 24x माइनस 3y इक्वल टू 60 और यहाँ पे 4x प्लस 3y इक्वल टू -4। ये कैंसल हो गया। 28x यहां से माइनस किया 56, x की वैल्यू क्या आ गई? सो व्हेन वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 2, पुट इट एनी वन ऑफ द इक्वेशंस। तो यहाँ पे पुट किया मैंने 8 × 2 माइनस वाई इक्वल टू 20, 16 माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस वाई इक्वल टू -4 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ रही है 4। अब ये तुमने मुझे आंसर बताया था। 20 माइनस 16 इज 4। हाँ, 20 माइनस 16 इज 4। ठीक है, -4 यहाँ का। ठीक है, सो यहां से -y इक्वल टू 4 या y की वैल्यू आ गई -4। तो हाँ, ये आंसर हमारा सही है। ठीक हो गया। शायद आप कोई भी वैल्यू ढूंढ सकते हैं। हाँ, कुछ भी जो आपकी मर्जी है, तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पहले एलिमिनेट करके x भी ढूंढ सकते हो। ठीक है। ठीक है, फैन चला दो बेटा, फैन चला दे। नेक्स्ट लिखो,
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है समथिंग लाइक दिस, कि अगर हमें कुछ इस तरह से दिया। ठीक है, थोड़ा सा अब डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दूंगी, उसके बाद हम लोग अपनी इसके ही नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, जहां पर हम एक दो चीजें और समझेंगे। शायद मैंने ये करवाया भी हो पहले, मुझे अब पता नहीं है, याद नहीं है, पर लेट्स सी। तो अगर मान लो कुछ इस तरह से है, 2x - 3y - 3 इक्वल टू 0, एज अ प्रैक्टिस ले लो। 2x/3 प्लस 4y प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि एक इक्वेशन में हमारे पास कोई फ्रैक्शन नहीं है, दूसरी वाली इक्वेशन में फ्रैक्शन है, तो लेट्स टेक एलसीएम। नहीं अगर लगता है तो आप ये भी कर सकते हो कि हमने यहाँ पर y को ही इंडिविजुअल देखा, यहाँ पे -3 है, +4 है, सो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब हम ये भी सोच सकते हैं कि हम लोग इसके कोएफिशिएंट्स को सेम कर दें। पर अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो। ठीक है, अब इकलौता एक वे नहीं होता करने का, देयर आर मल्टीपल वेज टू अप्रोच अ प्रॉब्लम। रियो, कामया, कामया। तो अब इस केस में हमें देखो, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो एक ही वे से चलते हैं कि लेट्स मेक द, यहाँ पर जो मुझे दिख रहे हैं ना फ्रैक्शंस, लेट्स मेक देम, हम अपने प्रॉपर नंबर्स में लेकर आए। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये हो जाएगा 4x, और ये अपॉन 1 है तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 24y, और +3 इक्वल टू 0 हो गया। मैंने थ्रू आउट इक्वेशन एलसीएम ले लिया। ऊपर मेरे पास 2x है, ठीक है, और यहाँ पर मुझे 4 दिख रहा है, तो मैं इस वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब मैं x को एलिमिनेशन में जा रही हूँ, तो ये बन जाएगा 2x - 6y - 6 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी नॉट 2x, ये 4x हो जाएगा ना ऑब्वियसली। जब 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया, कोएफिशिएंट को दिया -6 इक्वल टू 0। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, ये कैंसिल हो गया। -30y -9 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या होगी, -9/30। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, -3/10। तो ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू भी हमारे पास आ सकती है, परफेक्टली फाइन। और इस केसेस में और ज्यादा रीइंफोर्स होता है ये बिलीव कि नहीं नहीं, जब हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है देन वी हैव टू पुट इट इन द इक्वेशन टू काउंटर चेक द आंसर। ठीक है ना, -3/10 से एक बार लगेगा पता नहीं क्या आ गया। अब y की वैल्यू को पुट करना है तो मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ, यहाँ पे जहां पर भी ठीक लगता है, 2x - 3 इंटू -3/10 -3 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 9/10 -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया या फिर इसको सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर लिया। यहां पर अगर मैं सॉल्व करती हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x इक्वल टू 21/10। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 21/20। अब इसको काउंटर चेक करना, ठीक है, इसको काउंटर चेक कर लेना और इसको समझ लेना कि ये हमारे पास सेम हो एक्स एंड वाई, तो काफी ठीक रहता है। आप इसको वेरीफाई जरूर करना। बात समझ में आ गई सबको?
समझ में आ गया इतना? ठीक है ना? तो x की वैल्यू आ गई 21/20 -3/10। ये बहुत बेसिक है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत लकी समझना कि बहुत ही बेसिक पेपर आ गया। हमने तो बेसिक मैथ्स ली थी, स्टैंडर्ड नहीं ली थी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को आ गया, इसमें कुछ स्पेसिफिक इक्वेशंस आती हैं लेकिन हम लोग वो सॉल्व करेंगे कुछ टाइम के बाद। बट एक कॉन्सेप्ट आज जब हम समझेंगे ना, वो है टाइप ऑफ इक्वेशंस को समझना हमारे पास। ठीक है? वो भी, उस पर भी हमारे ग्राफ के क्वेश्चन या बुक में वो भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं उसके। ठीक होगी बात ये? तो एक नया कॉन्सेप्ट आज सीख के जाना है हमने। इतना क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन और ले लो कुछ इस तरह से, अगर हमें दिया हो, शायद क्लास में करवाया हो मैंने, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है? विच इज 9 - x - 4 इक्वल टू y+7, और दिया हुआ है 2 × x+y इक्वल टू 4 - 3y। ये दो इक्वेशंस दी है। मैंने कहा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, सो वी हैव टू इक्वेशंस। ठीक है? अब इस केस में करना क्या होता है हमें? हाँ, दोनों वेरिएबल्स को एक जगह इकट्ठा करना है। सब कुछ बिखरा हुआ है, तो सबको इकट्ठा करोगे तो ये आ गया, यहां से ये बन जाएगा 9 - x+4 इक्वल टू y+7। गेट एवरीथिंग टू द राइट हैंड साइड। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं एक स्टेप में। दूसरे स्टेप में मैं लिखूंगी 9 - x - y+4 - 7। यही करेंगे, -y - 7 ले आए। अब इसको इकट्ठा लिखा, -x - y, 9 + 4 कितना होता है? 13, -7 इज 6, तो +6 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। ठीक है? बात समझ में आ गई ना? तो हमें बिखरा हुआ दिया है, तो कुछ काम करने वाली इक्वेशंस होंगी कि डायरेक्टली एक इक्वेशन बना कर दे दी, कुछ सोचना होगा उसमें हमें। तो वैसा होगा, ऐसे ही ये है 2x + 2y 4 - 3y, यहां ले गए। तो ये पता है ना, 2x + 3y, इतना तो समझ में आता है, डायरेक्टली लिख दो, ये 5y बन जाएगा इक्वल टू 4। अभी मेरे पास दो इक्वेशंस है कि इस सिस्टम को मैंने रीराइट कर लिया एज -x - y +6 इक्वल टू 0, और दूसरी है 2x + 5y -4 कर दो, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले आते हैं, है ना? या फिर उसको +6 वहां -6 लिख देते। तो एक तरह का सिस्टम रखो, सबको एक तरफ ले आओ। अब हमें क्या करना चाहिए? इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए 2 से। ठीक है? तो ये हो गया -2x -2y +12 इक्वल टू 0। ठीक है? ये कैंसिल कर दिया। 5 - 2 कितना हो जाता है? 3y -4 + 12 +8। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई -8/3। यानी क्वेश्चंस लाइक दिस जहां पे फ्रैक्शनल वैल्यू आए ना, वहां पे अपना आंसर और डाउटफुल हो जाता है। ठीक है? तो 2-3 बार अपनी कैलकुलेशंस को चेक कर लिया करो। y की वैल्यू इज -8/3। अब सबसे इजी कौन सी इक्वेशन लगती है पुट करने में? y की वैल्यू विल पुट इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, जो भी लगता है कि जिसमें मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। हम भी बाय इंस्टिंक्ट चलते हैं कि चल जिसमें मर्जी डाल दिया। ठीक है? तो मैं इस वाली में डाल रही हूँ -x -(-8/3 + 6 इक्वल टू 0)। -x +(8/3 + 6 इक्वल टू 0)। सो दिस बिकम्स -x 18 + 8 हो जाएगा +26, है ना? यहां पर आ जाएगा +26/3। ये तो कैलकुलेशंस बच्चों समझ में आ रही है ना? तो x की वैल्यू क्या आ गई? 26/3। तो देखो, x आया था 26/3, y आया -8। आपने इक्वेशंस को, वैल्यूज को फर्दर इक्वेशंस में पुट भी करके चेक करना ही करना है। ठीक है? वेरीफाई जरूर करना है अपने आंसर्स को। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना? चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक इसके बाद ना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हो गया ये? मतलब इरेज कर दूं? सबने लिख लिया ना? अब ऐसे क्लास है, शायद करवाया हो आपको क्लास में पहले भी, x + 1/2
प्लस वाई माइनस वाई बाय 3 इक्वल्स टू 8, एक्स माइनस 1 अपॉन 3, वाई प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 9। ये भी क्वेश्चन मैंने दिया था आपको करने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि एक्स की टर्म वाई की टर्म ना अलग अलग हुई है, एक्स की टर्म अकेली टर्म नहीं है, उसके साथ एक प्लस 1 है, फिर डिवाइड बाय 2 किया है, तो इसमें भी हमें एलसीएम लेना होता है। मतलब ये अगर क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है कि इसने ना डायरेक्टली ये नहीं कहा कि हाँ जी इक्वेशन सॉल्व कर दी, इसने थोड़ी मेहनत करवाई है हमसे। ठीक है ना, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आ रहा है, इसने मेहनत करवाई है कि एक्स को इकट्ठा करो, वाई को इकट्ठा करो और सारे नंबर्स को इकट्ठा कर दो। ठीक है, तो मैं एलसीएम लेने की सोचती हूँ इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में। राइट, तो एलसीएम टोटल ओवरऑल क्या आएगा, 2 और 3 दिख रहा है ना, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला नंबर जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, सो 3 इंटू x प्लस 1। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, दो टर्म्स है, 2 इंटू y माइनस 1। और यहां पर 1 था, इंटू 6 हो जाएगा इक्वल टू 48। उसके बाद ये एलसीएम खत्म हो जाता है। वो मैंने आपको बताया था ना क्यों खत्म हो जाता है, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आ गई, थ्रू आउट इक्वेशन में हमने एलसीएम ले लिया, फिर एलसीएम खत्म हो जाता है। अब ऐसे ही यहां पर भी सेम वे, मेरे पास यहां 6 आएगा, इंटू 2 किया। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि मैम ये क्यों करवाया हमने, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत वेज है। मैं आपको बिगनिंग में वो वे करवाऊंगी जो मुझे लगता है कि इजी है, बट अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि नहीं इसके अलावा भी ये इजी था, तो बिल्कुल गो बाय दैट पर्टिकुलर, बिकॉज ये होता है कि हमने स्टेप्स क्लाइम कर लिया, हम इस चीज को समझ लेते हैं, हम नेक्स्ट वाले स्टेप को फॉलो कर पा रहे हैं। बट ये सबसे बेसिक स्टेप होगा, एंड इट विल वर्क इन एवरी सिचुएशन। जब भी कोई फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिखेगा ना, तुम्हें पहले एलसीएम लेने के बारे में ही दिमाग आएगा, और ये पॉलिनोमियल्स में भी यूज होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी यूज होती है चीज। बात समझ में आई है ना। मैं अब अकेला मेथड अगर करवा रही हूँ तो सिर्फ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस की बात नहीं करी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी, पॉलिनोमियल्स में भी, जहां फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स दिखेंगे, लगेगा पहले एलसीएम ले लियो, काम आसान हो गया। ठीक है, लेकिन हाँ इनके बहुत मल्टीपल वेज होते हैं, सो देयर माइट बी टाइम्स व्हेन यू अंडरस्टैंड, या कोई टीचर आपको और बोलता है कि नहीं बेटा इसको तो ऐसे कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 48, और देखो ये क्या बन गया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 47। और यहां से ये 2x माइनस 2 प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 54। तो यहां से 2x प्लस 3y, अब डायरेक्टली कर दूंगी, 54 में 1 सब्ट्रैक्ट किया, 53। अब ये देखो, ये सिस्टम जो इतना सा हमें लंबा चौड़ा सा लिख रहा था, ये कितने नंबर्स भी के कोएफिशिएंट्स भी कितने इजी इजी आ गए, 2 and 3, 3 and 2। ठीक है, सो इन केसेस लाइक दिस, ना दिस इज ऑल्सो अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, पर नंबर छोटा है इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, देखोगे ना स्पेसिफिक टाइप क्या है, देखो एक्स का कोएफिशिएंट जो था ना वो वाई में चला गया, वाई के पास जो नंबर था वो दूसरी इक्वेशन में एक्स के पास आ गया, तो दिस इज ऑल्सो स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। सो ऑब्वियसली यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो ये मेरे पास बन गया 6x प्लस 4y इक्वल टू 94। दूसरा बन गया 6x प्लस 9y इक्वल टू 159। माइनस 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 ये हमारा हो गया कैंसल, दिस इज -5y, 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 65, माइनस में y की वैल्यू आ गई क्लियरली 30। अब जो इजी लगता है ना, अब क्या, बस बहुत सारी इक्वेशंस होगी, आप कहोगे मैं इनिशियल जो मैंने सॉल्व भी नहीं की थी मैं उस पर डाल दूं, बिल्कुल डाल दो। तो कहीं भी डाल दो, मतलब हम कोशिश करते हैं, पहली वाली इक्वेशन दिखी तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y एज 13। स्टेप समझ में आने शुरू हो गए ना, आपके माइंड में क्लैरिटी होगी, अपने आप लिखने में क्लैरिटी आएगी। तो यहां से 3x प्लस 2 इंटू 13 एज 47, 3x प्लस 26 इक्वल टू 47, 3x की वैल्यू 21, x की वैल्यू 7। ठीक है ना, माइनस करोगे, हाँ बिल्कुल। तो x इज 7, y इज 13, दैट इज माई करेक्ट आंसर। और जो भी हम ये कर रहे हैं ना सॉल्व, इसको कहते हैं हमने सॉल्व किया है एल्जेब्रिकली, वी हैव सॉल्व एल्जेब्रिकली।
वी सॉल्व द टू इक्वेशंस एल्जेब्रिकली, हमने प्लस माइनस किया, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसके बाद हमने सॉल्व किया, तो इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कहते हैं। ठीक है। अब कहते हैं इसी चीजों को ना हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो वो चीज अलग से एक क्वेश्चन है, अलग से एक टॉपिक है, वो भी हमें समझना है। ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले एक चीज, कुछ कुछ इक्वेशन समझ में आनी शुरू हो गई ना। अब तक जब भी आपने कोई इक्वेशन सॉल्व किया, दो इक्वेशन सॉल्व की, आपके पास एक्स और वाई की एक वैल्यू आई, तो उस वैल्यू के बारे में हमने क्या कहा कि वो एक सॉल्यूशन है। मैंने आपको लिखवाया था कॉमन सॉल्यूशन, लिखो। ठीक है। कि whenever we solve two equations in x and y, लिखो, solve two equations in x and y, we get values of x and y which satisfy the two equations simultaneously। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली वो सेटिस्फाई कर रहा है। वही वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में, वही वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में एक्स एंड वाई की। ठीक है, दोनों इक्वेशंस में आ रही है। तो मैंने आपको क्या लिखवाया था, कॉमन सॉल्यूशन। अब उसको आप नाम लिख दो यूनिक सॉल्यूशन, कि वो एक ऐसा इकलौता सॉल्यूशन ही है, इसके अलावा पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सिंपल सा आपको ये क्वेश्चन लिख कर दिया था, लेट मी से, कि हमने ये क्वेश्चन लिया था 2x + 3y = 9, 3x, ये एग्जाम्पल भी लिख लो, =5। इसमें x की वैल्यू आई -21, y की वैल्यू आई 17, तो इस वाले वैल्यू को हम बोल रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसका टेक्निकल वर्ड जो कॉमन में लिखोगे, आप क्या लिखोगे, यूनिक सॉल्यूशन। वो समझाने की बात थी। x की वैल्यू -21, y की वैल्यू 17 को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू -21, वाई की वैल्यू 17, समझ में आ गया ना। हाँ, क्योंकि इकलौता, यूनिक क्या होता है, सिर्फ एक, यूनिक है, एक तरह का ही है, यूनिक बंदा है, हम कहते हैं नहीं वो यूनिक है बहुत, है ना। यूनिक मतलब कि वो एक ही चीज है, ऐसी इकलौती चीज है और कोई है ही नहीं उसकी तरह। टेक्निकली मीनिंग तो इसका, लिटरली मीनिंग तो यही होता है ना, यूनिक। दैट मीन्स वो बिल्कुल अलग है, वो चीज सिर्फ एक ही है, उसके जैसा कोई और है ही नहीं, दैट इज यूनिक। तो नाम से ही लिखा होता है, देख सारी चीजें मैथ्स में ना उसके नाम से ही बनी है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब दो चीजें यहां बैठी है, आप उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सब कुछ नाम है, तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब ना मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, चलो वो सॉल्व करके बताओ कि उसका आंसर क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल लिखो। ठीक है। पहले तो हम एल्जेब्रिकली सॉल्व करें, बिकॉज अगर हम अपने कॉन्सेप्ट्स में आए ना, तो वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि व्हाट इज, कब सॉल्यूशन आता है, कब नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने आपको दिया 2x, लिखो, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है। तो आप x को देखो या फिर y को देखो, दोनों को सेम करना है। ठीक है ना। तो किसको सेम करें, x को सेम कर ले, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया ये, 4x - 6y = 16। दूसरे वाले में आ जाओ, वो तो सेम ही रही। अब x को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, सॉरी, x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, साइन चेंज। साइन चेंज किया तो ये क्या हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहां पर माइनस। हाँ, यहां पर ये भी कट गया और ये भी कट गया, ये तो यहाँ पे 0 हो गया। और 0 की वैल्यू किसके इक्वल कर दी हमने, 16 - 9, 7। कोई सेंस बनी इस बात की, है ना। तो ऐसे इक्वेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं कि इन इक्वेशंस का, हमने वहां यूनिक कहा था ना, क्या कुछ आंसर बता सकते हो, तो इसमें होगा, इसको हम लिखते हैं नो सॉल्यूशन, कि जिसमें मल्टीप्लाई करके एक्स एंड वाई दोनों ही कट जाएं। तो समझ में आया ना, नो का मतलब, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ है ही नहीं। तो इनके बहुत सारे नाम है ऐसे, इक्वेशंस का भी नाम होता है।
ठीक है, तो मैं आपको एल्जेब्रिकली बता रही हूं अभी। एल्जेब्रा में इन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। एल्जेब्रा में हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक और चीज लिखते हैं। मान लो मैंने लिखा 2x + 3y इक्वल टू, ये नहीं लिखते, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट देते हैं, चलो लिखो ताकि समझ में भी आए। 5x - 3y इक्वल टू 11 -10x + 6y इक्वल टू -20। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? चलो अब फिर से हम क्या करेंगे, हम लोग x को सेम बनाते हैं नंबर वाइज। तो यहां पर विल मल्टीप्लाई विद 2, यही करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखो, ये इक्वेशन क्या बन गई, 10x - 6y इक्वल टू 22। और दूसरी क्या हुई, -10x + 6y -22। अब इसको प्लस माइनस तो करना नहीं होगा, बिकॉज एक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो खत्म हो गया। -6 + 6 ये भी खत्म हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 0। राइट हैंड साइड में 22 - 22 ये भी खत्म हो गया, क्या आ गया, 0। ये तो क्या हुआ, वहां तो आया था 0 = 9 या 0 = 7, है ना, यही कुछ था। हाँ, 0 = 7, यहां आ गया 0 = 0। अच्छा, क्या 0 7 के इक्वल हो सकता है? नो, तो इसको लिखते हैं विच इज फॉल्स। यहां पे लिखना होगा विच इज फॉल्स। तो हैंस नो सॉल्यूशन। लेकिन ये तो कह रहा है कि 0 भी है लेफ्ट हैंड साइड पे, 0 राइट हैंड साइड पे ही है, तो क्या ये ट्रू होता है? 0 = 0, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो यहां पे लिख देंगे हैंस, कि ये हमेशा ट्रू है, हर साल हर बार ट्रू आएगा। तो इसको लिखते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एल्जेब्रिकली इस वर्ड को वी से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। Algebraically, we specify it as infinitely many solutions. एल्जेब्रिकली हम इसे बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब आ जाओ, अब चीजों को हम देखते हैं कि ये तो हमने नंबर्स के साथ देखा। ठीक है, अब हर बार तो तुम मल्टीप्लाई करके ऐसे कैंसिल करके देखने से रहे, तो इसको ना हमने थोड़ा सा इनमें पैटर्न ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो पैटर्न क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे पास एक इक्वेशन थी a1x + b1y + c1 = 0। हमने जनरल इक्वेशन ax + by + c लिखी थी। तो एक स्पेसिफिक कोएफिशिएंट x के साथ a1, एक स्पेसिफिक कोएफिशिएंट y के साथ b1, और फिर एक कांस्टेंट टर्म c1। ये तो एक इक्वेशन हो गई। इसके साथ ही दूसरी इक्वेशन लिखनी है a2x + b2y + c2 = 0। दूसरी इक्वेशन भी हमने लिख दी। यही दो इक्वेशन जिस तरह से ही आ रही थी ना, कि एक एक्स का कोएफिशिएंट, एक वाई का, एक कांस्टेंट टर्म। फिर दूसरे में एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म, ऐसे दो बनी। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या होता है कि व्हेन वी हैव दीज टू इक्वेशंस ना, हमने देखा कि कब आएगा मेरे पास यूनिक, कब आएगा मेरे पास नो सॉल्यूशन, और कब आएगा मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये हमने देखा हर एक चीज में कब कब आता है। ठीक है, विदाउट सॉल्विंग, कि आपको कुछ नहीं देखना होगा, आपने सिर्फ नंबर्स को देखा, कोई मल्टीप्लाई करके, मतलब मेहनत नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो वो पैटर्न क्या कहता है कि हमने ना a1 और a2 को डिवाइड किया, b1 और b2 विद साइन, प्लस माइनस साइन के साथ, बिना नहीं उसके, और ऐसे ही कांस्टेंट टर्म्स को देखा। तो जब भी यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, तो ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है। लिखो, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगी, देखो ये ना, अब एक टेबल बनाकर लिखना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एलजेब्रा। ठीक है, ये पूरा टेबल बन गया ना, एल्जेब्रिकली वी से यूनिक सॉल्यूशन।
ठीक है। अब द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, ये वाली दो इक्वेशंस, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बोला कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई? कि जब भी ऐसे रेशियो इक्वल नहीं होगी तीनों की, और मोर स्पेसिफिकली इन दोनों की, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स आपस में सेम नहीं होंगे रेशियो वाइज, इनके कोएफिशिएंट्स रेशियो नहीं सेम देंगे, तो इनको एल्जेब्रिकली हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। कि एक आंसर आएगा ही आएगा, जो मर्जी आए, चाहे 3/10 आए, चाहे -3/10 आए, चाहे 100 आए, चाहे 400 आए, या कोई भी हमारा एक्स वाई जेड कोई भी फ्रैक्शन में पॉइंट आ जाए, इन लाइंस को, इन इक्वेशंस को अपना सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। एक एक्स वाई की वैल्यू आएगी आएगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। और ऐसे सिस्टम को, कि देखो हमारे पास तो एक्स की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास तो वाई की वैल्यू भी आ गई, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का नाम समझ ना, कंसिस्टेंट है, अभी सब अच्छा अच्छा चल रहा है, कंसिस्टेंट है। जो बात बोल रही है उसमें सेंस है, आपको दो लाइंस दी उसमें सेंस है, उनका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गई बात? ये कि लॉजिकल बात नहीं है, कंसिस्टेंट वही हुआ। अब इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं वो मैं समझाऊंगी आपको, आई टेल यू व्हाई इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब यही अगर हम ग्राफ में इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे ना, आपको ये समझ में आता है ना कि ये जो लाइन होती है ग्राफ पे ड्रॉ हो जाती है, पहली चीज मैंने आपको ग्राफ पे ड्रॉ करनी सिखाई थी, और एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो जो ये वाली लाइन थी, पहली वाली लाइन लिखी, ये अपना ग्राफ में जा रही होगी, इस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये दूसरी वाली लाइन है, ये अपना जा रही है, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन इन दोनों के पास एक कॉमन पॉइंट है, जो एक ऐसा पॉइंट है जो इसके पास भी है और इसके पास भी है ना। इसको ग्राफ पे ड्रॉ किया तो ये लाइन बनी, इसको ग्राफ पे ड्रॉ किया तो ये लाइन बनी, है ना। तो इन दोनों से हमें कॉमन पॉइंट मिला जो एक्स एंड वाई की वैल्यू थी, और वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस है, यूनिक सॉल्यूशन है। वो ऐसा एक्स एंड वाई की पॉइंट है, यहां पर भी वो एक्स वाई है और यहां पर भी वो एक्स वाई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों लाइंस ग्राफिकली क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। समझ में आ गया कि ग्राफिकली ये दो इक्वेशंस शो करेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हम ना ग्राफ पे ड्रॉ भी करेंगे। कभी कभी आपको कहता है सॉल्व सॉल्व ग्राफिकली, आंसर निकालो इक्वेशंस बना के ग्राफिकली सॉल्व करो। ठीक है। ग्राफ पे सॉल्व करने का मतलब है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास लाइंस बनकर आएंगी इंटरसेक्टिंग। तो जो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यूनिक सॉल्यूशन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ग्राफिकली इट विल शो इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये पूरा टेबल बनाकर लिख लो। कंसिस्टेंट है क्योंकि आंसर दे रहा है इसलिए कंसिस्टेंट है। अब इंडिपेंडेंट क्यों कहा वो मैं आपको समझाऊंगी। यूनिक सॉल्यूशन की एक्स एंड वाई की वैल्यू आई, ग्राफ पे बनी इंटरसेक्टिंग लाइंस क्योंकि इनके पास एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों के पास है। ठीक है, जैसे कॉमन मीटिंग पॉइंट है दोनों का, तो वहां पर आकर दोनों इंटरसेक्ट की, फिर अपना अपना चल दी। ठीक है। और इस यूनिक सॉल्यूशन को ग्राफ पे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। अब यही हमें इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमने चेक किया इफ A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, यही रेशियोज निकालते हैं C1 अपॉन C2। ठीक है। अब आते हैं कि अगर ये तीनों रेशियोज हमने तीनों को अनइक्वल किया था ना, तो तीनों को इक्वल कर दो, तीनों ही रेशियोज को इक्वल कर दिया। तो जो हमने थर्ड वाला क्वेश्चन किया था ना अभी, जब लास्ट क्वेश्चन जो किया था जिसमें हमने लिखा था 5x - 3y इक्वल टू 11, आप देखोगे आपने पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन बना दी। 5x - 3y, देखो ना अपने नोटबुक्स में, 5x - 3y 11 था, 5x - 3y इक्वल टू 11, और यहां पर क्या था, -10x + 6y - 22। 5 अपॉन -10 -1/2, -3/6 -1/2, 11/-22 -1/2, तीनों की रेशियो सेम आ गई। तो इसमें हमने कहा था इनफाइनाइटली
मेनी सॉल्यूशंस की बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, कि ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इनके पास एक्स एंड वाई की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। एक्स एंड वाई की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, और ऐसे सिस्टम को भी हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्योंकि आंसर तो आ रहा है ना, आंसर तो मिल रहा है, कंसिस्टेंट है, लेकिन इसे बोलते हैं डिपेंडेंट। अब क्यों डिपेंडेंट बोलते हैं वो मैं समझाऊंगी। ग्राफ में इसको हम क्या लिखते हैं, को इंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस, तभी तो बहुत सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ग्राफिकली दे आर शोइंग कोइंसिडेंट लाइंस और ओवरलैपिंग लाइंस, सभी बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। समझ में आ गया इतना। अब आते हैं कि हम इसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं। इंडिपेंडेंट अभी समझा दूंगी, इतना लिख लिया, उसके बाद हम थर्ड केस पे आएंगे, जो तीसरा वाला केस एग्जिस्ट करता है ना। हमने तीन तरह के क्वेश्चन किए थे, तीन चीजें बताई थी, यूनिक, इनफाइनाइटली मेनी एंड नो। नो पे हम दोबारा आते हैं, पहले समझते हैं कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्यों कहा, क्योंकि उसमें तो ये झगड़ा रहेगा नहीं तीसरे वाले केस में। यहां पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब क्या है, समझ में आ गया। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो एक हो चाहे वो बहुत सारे हो, दो नहीं होंगे, या एक सॉल्यूशन होगा या बहुत सारे होंगे, क्योंकि या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट या एक के ऊपर एक रख दिया। समझ में आ गया, तभी इनफाइनाइटली मैनी, कि बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। इतना क्लियर हो गया सबको। अब आते हैं कि वाई आई से इंडिपेंडेंट, अभी क्लास में बताऊंगी हम लोग, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। तुम मुझे कोई भी सहज एक इक्वेशन बोलो, कोई भी एक इक्वेशन बोल। ठीक है, अब ऐसे ही तुम बोलो कोई भी इक्वेशन, 5x + 2y। इसको देखे बिना। अच्छा चल, इसको भी छोड़ो। राइट एन इक्वेशन इन योर नोटबुक, समायरा तुम लिखो, राइट एनी इक्वेशन इन योर नोटबुक, ठीक है। तारिश अब तुम लिखो, तुमने देखी उसने क्या इक्वेशन लिखी है, तुम्हें पता है क्या इक्वेशन लिखी है उसने। नहीं, चलो इंडिपेंडेंट है, तुम अपना अपना अलग अलग लिख रहे हो, राइटिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट थिंकिंग कि उसने क्या लिखी है, लिखो। एक इक्वेशन लिखनी है, आपने क्या लिखी है, 7x + 15 और 50, 1 5। चलो अब तुमने क्या लिखी थी बेटा, 2x + 3y = 3। आंसर एग्जिस्ट करेगा इसका, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्व कर सकते हो कि इसको नहीं कर सकते हो। मान लो मैं सॉल्व करने की बात ही करती हूँ, तुमने 15 ही लिखा, तो लेट मी से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से किया। अब दोनों ने अलग अलग इक्वेशन लिखी, ठीक है। ये आ गया 14x + 20y = 30, और यहां पर आ गया 14x + 21y = 105, यही आएगा। माइनस माइनस माइनस, वेरी गुड। y की वैल्यू -y = -75, y की वैल्यू क्या आ गई, 75, आ गई ना। अब ऐसे अगर y की वैल्यू आई है, पुट कर दो, जैसे मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, 2x + 3 × 75 = 15, 2x = 15 - 225, है ना। 2x = -210, x की वैल्यू क्या आ गई, -105। कैलकुलेशंस अगर मेरी सही है तो x एंड y की वैल्यू आ गई। मतलब तुमने जो दो आंसर्स लिखे वो आपस में कोई लिंक नहीं थे, इंडिपेंडेंटली लिखे, दैट्स व्हाई द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट। समझ में आ गई, तभी है इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट क्यों है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक इक्वेशन अपने सामने लिख ली, अरे ठीक है। अब आपके सामने मैं एक इक्वेशन अपने सामने लिख रही हूँ। अब मैं आपको बोलती हूँ, देखो मैंने तो लिख ली, आप नहीं देख पा रहे हो, है ना, क्या लिखा मैंने, तो लिख लिया, नंबर अपने सामने दिखाऊंगी। आपको ना अब अपने हिसाब से ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो मेरी इक्वेशन के साथ बिल्कुल क्या हो, ओवरलैप करे। लिखो, लिख पाओगे, पहले दिमाग में क्या आएगा, मैम बताओ लिखा क्या है, थोड़ा हिंट दो। सो योर आंसर डिपेंड्स, किस बात पर, कि मैंने क्या लिखा है। बात समझ में आई ना।
पहले क्या था, उसने लिखा आंसर डिपेंडेंट नहीं था, कुछ भी लिख दो आंसर आ गया हमारे पास। और मैक्सिमम केसेस देखो, वो चीज करना कि मैम तो हमारा मैच कर सकता है, तो कोइंसिडेंट तो होते ही है, वो होता है कि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट लिख दिया और आंसर एग्जिस्ट नहीं किया। पर उसमें भी बहुत ही ज्यादा हमें पॉसिबिलिटीज चाहिए, प्रोबेबिलिटीज बहुत बड़ी चाहिए कि वो चांस की बात है ना। लेकिन मैक्सिमम टाइम तो इंडिपेंडेंट लिखा, सॉल्यूशन आ गया, है ना। लेकिन अब मैंने जो इक्वेशन लिखी है, मैं कहती हूँ ऐसे ही लिखो, चमत्कार करके दिखाओ भाई कोई, कि तुम्हारा आंसर और मेरी लाइन बिल्कुल सेम टू सेम बने, हमारा आंसर जो है ना इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। तो आप लिखो, कुछ भी लिख लोगे, बहुत कम चांसेस है कि आप एग्जैक्टली सेम तीन नंबर्स को एग्जैक्टली सेम मल्टीप्लाई करके लिखो, या वही सेम तीन गेस कर लो। मैं दिखाऊंगी क्या लिखा है, ठीक है। अपने आप में दिमाग भी लगा के लिख लो, तीनों के तीनों मैच करने विद साइन, बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब आपका आंसर डिपेंड करता है कि आपको पहली इक्वेशन क्या दी जाएगी, तभी दूसरे लिख पाओगे। दैट्स व्हाई द सिस्टम इज कॉल्ड डिपेंडेंट। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में एग्जैक्ट इक्वेशन को रेप्लिकेट करना। अब मैं कहूं कि मैंने लिखी थी 3x - 7y = 7, देखो बिल्कुल यहां पे मैंने इसी को चेप कर यानी लिख दिया था, 3x - 7y = 7। अब आपको ऐसी इक्वेशन बतानी है जो इसके साथ बिल्कुल ओवरलैप करे। तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तो बहुत सारे ऑप्शंस मार्क कर सकते हो, है ना। मैं कह रही हूं नहीं नहीं, मेरे दिमाग में है, अब लिखो। तो आपका आंसर वहीं पर एक बार हॉल्ट हो जाएगा। आप सोचोगे कि मैम क्या लिख सकती हैं। योर आंसर डिपेंड्स ऑन व्हाट हैज बीन रिटन इन माय पर्टिकुलर नोटबुक, मेरी शीट में क्या लिखा हुआ है। तो अगर आपका आंसर डिपेंडेंट है, तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। एंड फॉर दैट तभी हमने उसे नाम दिया डिपेंडेंट। ठीक हो गया, मैंने रब कर दिया वो सारा, है ना। देखिए दोबारा आता है क्या। ठीक है ना। तो डिपेंडेंट में समझ में आया ना। इंडिपेंडेंट मतलब हमने अलग अलग लिखा, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन डिपेंडेंट लिखने के लिए हमें एक इक्वेशन तो कम से कम चाहिए, तभी हम उसकी दूसरी वाली इक्वेशन लिख पाएंगे। ठीक है, दैट्स वाई इट्स डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट क्योंकि आंसर आ रहा है और बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो एक के ऊपर एक लाइन है, दैट्स वाई ग्राफिकली हम उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइन्स। ठीक है। अब तीसरा केस लिखेंगे, थर्ड एंड द लास्ट केस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हमने लिखा A1/A2 = B1/B2 बट इट्स नॉट इक्वल टू C1/C2। बहुत जरूरी है कि हमारे एक्स एंड वाई, देखो क्या हुआ था, एक्स एंड वाई तो कैंसिल हो गए थे, लेकिन कांस्टेंट टर्म कैंसिल नहीं हुई थी, 0 = 7 आया था। याद करो हमारे पास जो नंबर्स थे, उसमें ये था आपके पास 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। इसमें एक्स एंड वाई तो कैंसिल हो गया, लेकिन कांस्टेंट टर्म कैंसिल नहीं हुई, क्योंकि कांस्टेंट टर्म की सेम रेशियो नहीं है। समझ में आ गई। तो A1/A2 देखो 2/4, B1/B2 -3/-6, लेकिन C1/C2 8/9। ये 1/2 1/2, लेकिन ये 8/9, इक्वल नहीं हुआ ना। समझ में आ गया। तो तब हम लिखते हैं नो सॉल्यूशन। लिख लो, क्योंकि अब इसके बाद हमने एनसीईआरटी स्टार्ट करनी है। एनसीईआरटी में आकर हम लोग हर तरह का क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज उठाएंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं ये नहीं कहूंगी अच्छा अच्छा ये अभी नहीं कर सकते, ये तो मैंने आपको करवाया ही नहीं हुआ, या मैं क्वेश्चन समझाने के बीच में कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगी। अब आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम भी समझ में आएगी, आपको कोई एक्स वाई जेड इक्वेशंस दी होगी वो भी समझ में आएगी। बात समझ में आ गई। तो दिस इज नो सॉल्यूशन। और ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि आंसर ही नहीं आ रहा, जैसे हम कहते हैं ना बेतुकी बात कर रहे हो, सिर पैर ही नहीं है बात में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, इलॉजिकल। हालांकि ये नहीं कहूंगी लॉजिकल, बट हाँ, कि अगर मुझे कहा जाए कि मैंने तुम्हें दो इक्वेशंस दी, अब एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो, तो तुम कहोगे इससे तो निकल ही नहीं सकती है, तो तू दे ही नहीं, मुझे क्वेश्चन ही सही नहीं दे रहे हो। तो दैट इज व्हाट, कि जो आपने दिया है उससे एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं आ रही, बिकॉज इसमें क्या है, नो सॉल्यूशन। अब इस सिस्टम को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात ही नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर ही जब नहीं आ रहा, तो डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट के वो नहीं आएगा, बिकॉज आंसर ही नहीं आ रहा है। दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और ऐसी लाइंस, जब हम ऐसी इक्वेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं ना, तो ये बनती है पैरेलल लाइंस। तो बिल्कुल हुआ ना कि पैरेलल लाइंस में तो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है,
अच्छा, मुझे ना हमेशा याद आता है जब भी मैं पूछती हूँ ना पैरेलल लाइंस, तो देयर इज एन इंसिडेंट इन माय लाइफ व्हिच मैं पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, तो बड़ा अच्छा रिप्लाई मिला था, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, है ना। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, द लाइंस व्हिच विल नेवर इंटरसेक्ट, राइट, lines which will have no intersection point which are equidistant at every point, जो इनका डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल है तभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, क्योंकि बनी पॉइंट लाइन पैरेलल नहीं। समझ में आ गया। तो ये सारे वर्ड्स हमें याद करने हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, intersecting lines, consistent and independent। ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट है, पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट भी समझ में आ गया, है ना। तो ये कभी कभी ना आपको सिर्फ डिपेंडेंट वर्ड उठा लेते हैं, कभी कभी सिर्फ कंसिस्टेंट उठा लेते हैं, कभी कभी कहेंगे नो सॉल्यूशन, तो आपको इन सभी के वर्ड्स को यूज करना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। मतलब नो सॉल्यूशन कहा ना तो इमीडिएटली क्लियर हो, नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइंस। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कहा तो समझ में आना चाहिए कि हमारे पास नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैंने कहा कंसिस्टेंट तो दोनों हो सकते हैं, इट कुड बी इनफाइनाइटली मेनी, इट कुड बी यूनिक सॉल्यूशन, क्या है वो हम देखेंगे। बात समझ में आई सबको ये, ठीक है। तो अब से ना हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट होगी, पर पहले एक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है ना। कल से हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, अपनी एनसीईआरटी लेकर आना नई वाली जो भी आपके पास है, बिकॉज अब बुक से सॉल्व करोगे और आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगी साइड बाय साइड, ठीक है। और ये क्वेश्चन, ये चैप्टर सच में बहुत जरूरी है। कल से आपका जो हमारी इक्वेशंस, हमारे जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम सॉल्व होंगी वो पेपर में आती आती हैं। मैं आपको वर्कशीट शेयर करूंगी ग्रुप में, और उसमें जितनी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स दी हैं बाय हार्ट रट्टा मार लो, उनमें से कोई ना कोई तो पेपर में आएगी आएगी। अगर उसके अलावा भी कोई एग्जिस्ट करती होगी ना इस साल में, ड्यूरिंग द ईयर कोई नई पॉपअप हो जाएगी, वो भी आपको मिल जाएगी। पर अगर आपको उतनी काफी है तो उतनी कर लो, बिल्कुल काफी है। और दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर मैं सच में सुनती हूँ ना, आई हैव बीन वाचिंग वीडियोस आफ्टर द पेपर्स एंड देयर आर स्टूडेंट्स हु गिविंग फीडबैक कि मैंने पूरी आरडी शर्मा सॉल्व कर ली, मैंने पूरी अरिहंत सॉल्व कर ली, मैंने उस पल के सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए, अब मैंने पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर दी, मेरे स्कूल में एक एक्स्ट्रा बुक मिली थी। सीरियसली एक बेसिक का बच्चा था, उसने ये रैंट किया था कि मैंने पूरी अपनी बेसिक की बुक अपनी एनसीईआरटी सॉल्व की, एग्जाम्पलर सॉल्व कर ली, उसके बाद मैंने आरडी शर्मा भी सॉल्व कर ली, उसके बाद मैंने अरिहंत अरिहंत सॉल्व की, उसके बाद मैंने ओसवाल के सैंपल पेपर सॉल्व किए। उसके बाद मुझे बुक मिली डीएवी स्कूल से, एक अपनी उनकी अपनी पर्सनल एक प्रैक्टिस बुक थी, मैंने वो भी सॉल्व कर ली, और उसके बाद भी मैं बेसिक का पेपर नहीं दे पाई ठीक से, उसके बाद भी बेसिक का पेपर मेरा खराब हुआ। तो क्या गलती है उसमें बताओ। एज अ टीचर अगर मुझे समझना है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान दिया, मैंने समझा नहीं, मैंने सिर्फ रट्टा मारा, इंडिपेंडेंट, कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मैंने सब रट्टा मारा, मैंने उसके पीछे के आइडिया को नहीं समझा कि कंसिस्टेंट क्यों कहा, मैंने डिपेंडेंट क्यों कहा, मैंने इनफाइनाइटली क्यों कहा, मैंने नो सॉल्यूशन क्यों कहा। मतलब सिर्फ रट्टा मार रहे हैं हम चीजों को, फॉर्मूलाज को, उसके पीछे के आइडिया को नहीं समझ रहे हैं। इक्वेशंस बस बना दी, सॉल्व कर दी, लेकिन हल्का सा ट्विस्ट करके दे दिया तो नहीं समझ में आया, हम लोग वहीं अटक गए। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट आई विल से। बात समझ में आ गई। तो मैं जितना काम अभी करवा रही हूँ ना, अभी उतना ही कर लो, उसी को बार बार प्रैक्टिस कर लो, सच में कह रही हूँ, उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। सीरियसली समझ में आ गया ना, ठीक है। अब लिखो क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन, अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, द एक्सप्रेशन, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे हमारे लिए। ax प्लस बी वाई हैज वैल्यू 7। अब ये समझने की बात है, when x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 and when x equal to -1, y equal to 1, it has value 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ये हमारी चीज है ना, ये अंडरस्टैंडिंग है। इतनी सारी बुक्स हमने पोथिया पोथिया भर दी और ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए। अब इसमें दिया क्या हुआ है, ये एक्सप्रेशन है, हैज वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 7 हो गई, मतलब क्या लिखोगे मैथमेटिकली। हाँ, कब होता है 7, समझ में आ गया ना। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 7 कब होता है 7, जब एक्स की वैल्यू क्या हो 2 और वाई की वैल्यू क्या हो 1। क्या करना चाहिए अब इसमें,
एक्स को क्या पुट करेंगे, 2, और वाई को क्या पुट करेंगे, 1। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 2a + b = 7। समझ में आया ना? दिस इज कॉल्ड, इंग्लिश पढ़कर मैथमेटिक्स में चेंज करना उसको। ठीक है। अब x की वैल्यू -1 है तो क्या हो जाएगा, -a। y की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, +b। अब क्या वैल्यू होगी उसकी, तो जो हम x एंड y में दो इक्वेशंस बना रहे थे वो किस में बन गई, a एंड b में। बात समझ में आ गई? तो मतलब अगर हमने सिर्फ आपको ये सॉल्व करना सिखा दिया कि ax + by या 2a + b = 7 -a + b = 1, इसको सॉल्व करो, आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन जब इसके पीछे को हमने कहा इसको फॉर्म करो, वो आपको नहीं आया, तो कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। अपने बेसिक्स को क्लियर करना, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना, इसी को बोलते हैं। ठीक है, कि मैंने इसको 7 वैल्यू दी, जब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 है, तो ये इक्वेशन बन गई। इसके साथ ये बन गया, उसके साथ हमारे पास 2 आ गई। अब जो हम एक्स वाई कर रहे थे वो दो वेरिएबल्स ए बी हो गए। अब आप कहोगे नहीं नहीं मैम, आप तो पहले कांस्टेंट्स कह रहे थे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ए था, कोएफिशिएंट ऑफ वाई बी था। आपने कहा वो तो कांस्टेंट्स हैं, तो यहां पर कैसे वो वेरिएबल हो गए? तो मैंने आपको वेरिएबल समझाया था क्या होता है, कि इस सिचुएशन में यहां के हिसाब से हमारा एक्स वाई फिक्स कर दिया हमने। हमने ए और बी को वेरिएबल बना दिया, कि वो जैसे मेरे को पता है कि प्राइस 10 रुपए है, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो 10 रुपए वाला पेन ही लेना है, मुझे तो 20 वाला ही लेना है। ठीक है, नाउ आई विल शिफ्ट द क्वांटिटी। लेकिन मेरे दिमाग में नहीं यार, मुझे तो 4 पेन लेने हैं, मेरा तो सरेगा ही नहीं पेपर में, मुझे तो 4 लेके ही जाने हैं, है ना? मुझे ग्रीन भी चाहिए, ब्लू भी चाहिए, रेड भी चाहिए, ब्लैक भी चाहिए। तो अगर मुझे वो 4 चाहिए तो मैं प्राइस के हिसाब से एडजस्ट करूंगी। बात समझ में आई? तो जिस चीज को हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, दैट बिकम्स द वेरिएबल। वॉल्यूम बटन को ऊपर नीचे कर रहे हो तो वॉल्यूम वेरिएबल है। सीडी को आगे पीछे कर रहे हो, फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड कर रहे हो, तो वो वेरिएबल है। जिस चीज को आप हिला रहे हो वो वेरिएबल। बात समझ में आ गई है? सॉल्व करके मुझे एक्स एंड वाई, ए एंड बी का आंसर बताओ। हाँ, यही अब होता है फटाफट से नेक्स्ट स्टेप, कि जब मैं इतना सब कुछ बोल रही हूं ना, आप चुपचाप से वो सुन भी रहे हो और इसको सॉल्व भी कर रहे हो। ठीक है, 2a + b = 7, -a + b = 1, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, कि बाय मल्टीप्लाई, जब b और b सेम है इनको माइनस करो। अब यहाँ आप इसको सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते थे। b की वैल्यू क्या निकालते, 1 + a, और यहाँ पुट कर देते 2a + 1 + a = 7, 3a = 6, a की वैल्यू क्या आ गई, 2। यहाँ पर भी क्या आ रही थी, 3a 6, a की वैल्यू 2। समझ में आ गया? और अगर a की वैल्यू 2 है तो -2 + b = 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। a is 2, b is 3। समझ में आ गया? तो कल आपकी एनसीईआरटीज आपके साथ होनी चाहिए। और एक बुक मैं आपको और कहूंगी जो लेनी ही लेनी है, वो है एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी के साथ ना एक और चीज ऐसी मिलती है, और सस्ती बुक ही है, एनसीईआरटी की बुक है। प्लीज उसको जरूर लेना है, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेपर उन दोनों बुक्स में से ही आता है। ठीक है, एग्जाम्पलर ऐसी एक बुक होगी, अपने पास जरूर रखना।